तो स्टूडेंट्स हम एप्लीकेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कर रहे थे और उसमें हमने कॉम्प्लेक्सेस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वो कर लिए थे। अब हम करेंगे कॉम्प्लेक्सेस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो उसमें जो है फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिया हुआ है, दैट इज़ टेट्रासाइनोनिकलेट 2। तो यहाँ पे निकल जो है वो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। निकल जो है इसमें 28 एटॉमिक नंबर होता है, देयरफॉर 3d8 एंड 4s2 आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है। तो जब निकल 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से ये निकल जाएंगे एंड इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब 3d8 रह जाएगी। तो जो 3d8 है इसमें अब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, क्योंकि जो 4 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो या तो टेट्राहेड्रल होते हैं या स्क्वायर प्लेनर होते हैं। ठीक है, या टेट्राहेड्रल होते हैं या स्क्वायर प्लेनर होते हैं। तो यहाँ पे जो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ये तो हमें नहीं बताती है कि मतलब आपका कौन सा ऑर्बिटल यूज़ हो रहा है, डी ऑर्बिटल यूज़ हो रहा है, या जैसे इस केस में dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है या sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, दोनों ही हो सकती है ना। यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी हो सकती है, या पेयरिंग हो जाए तो आपका dsp2 भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि हमें तो 4 ही एटॉमिक ऑर्बिटल्स चाहिए जो कि हाइब्रिडाइज करें। ठीक है, तो इस केस में ये थ्योरी नहीं बताएगी हमें, वो हमें कहाँ से पता चलता है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ से पता चलता है। एक तो कि हम लिगेंड की स्ट्रेंथ देखते हैं, और दूसरे इसकी एक्सरे स्टडीज़ से हम लोगों को उसकी शेप पता चलती है। तो जब हमें उसकी शेप पता चलेगी तो हम उसकी ज्योमेट्री बता देंगे कि इसकी ये ज्योमेट्री होगी। फिर ये थ्योरी उसको एक्सप्लेन करती है कि अगर ये ज्योमेट्री है तो इसमें ये वाली हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए, या हम उसका मैग्नेटिक बिहेवियर स्टडी करते हैं एक्सपेरिमेंटली। तो जब हम मैग्नेटिक बिहेवियर स्टडी करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि पर्टिकुलर जो कॉम्प्लेक्स है वो पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। तो उस केस में भी हमें मतलब पेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की कि नहीं होगी, वहाँ से भी हमें मैग्नेटिक बिहेवियर से भी पता चल जाता है। तो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशंस में भी आएगा, आगे हम करेंगे। तो यहाँ पे जो है इस कॉम्प्लेक्स में आप देख रहे हैं कि 3d8 है निकल 2 का। ठीक है, अब 3d8 जो है यहाँ पे क्या हो जाता है, इस निकल साइनाइड जब लिगेंड है तो साइनाइड CO ये हमने क्या देखे थे, ये आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स थे। मतलब ये आपके पेयरिंग कर देंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स को पेयरिंग कर देंगे और अपना रूम जो है मतलब d ऑर्बिटल खाली करवा लेंगे। तो CO अगर होता, कार्बन मोनोऑक्साइड होता, तब भी पेयरिंग हो जानी थी। अब यहाँ पे साइनाइड है तब भी पेयरिंग, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं। ठीक है, तो इसमें भी पेयरिंग हो जाएगी एंड आपको 4 एटॉमिक ऑर्बिटल मिल जाएंगे, एक D का और एक S का और 2 P के, और हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी dsp2। जब dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन की क्या शेप होती है, दैट इज स्क्वायर प्लेनर। और यहाँ से आप देख रहे हैं इट इज़ डायमैग्नेटिक बिकॉज देयर इज़ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन दिस कॉम्प्लेक्स। क्लियर हो गया। तो अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पे मैंने निकल टेट्राक्लोरो निकलेट 2 का ही लिया है। तो टेट्राक्लोरो, अब क्लोरो हमारा कहाँ पे था स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में, देखो CO CN वगैरह स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में थे, और क्लोरो आइडो क्लोरो है ना, और फ्लोराइड, ये सारे आपके पहले मतलब वीक फील्ड लिगेंड्स थे। आपने अगर पिछला लेक्चर किया हो तो ये वीक फील्ड थे, CO CN ये आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स थे। ठीक है, तो यहाँ पे जब क्लोरो आ गया तो ये वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये पेयरिंग नहीं करेगा। ये क्या नहीं करेगा, ये पेयरिंग नहीं करेगा। अब इस केस में हाइब्रिडाइजेशन आपकी क्या हो जाएगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ से आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए टेट्राहेड्रल आ गई इसकी शेप, और कॉम्प्लेक्स कैसा है, ये पैरामैग्नेटिक।
पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये चीज़ तो समझ में आ रही है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये दो चीज़ें जब हम इसकी स्टडी कर लेते हैं ना, जैसे मैग्नेटिक बिहेवियर हमने स्टडी कर दिया या उसकी हमने एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी से उसकी हमने शेप देख ली, तो उसके बाद फिर ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि किस तरह से जो है वो कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट हुआ होगा। जबकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये नहीं बताएगी आपको कि भी ये पैरामैग्नेटिक है या ये, मतलब ऑफ कोर्स बता तो रही है कि पैरामैग्नेटिक है, लेकिन मैग्नेटिक बिहेवियर हमें इसका पहले स्टडी करना पड़ता है। अदरवाइज तो फिर निकल के कॉम्प्लेक्सेस आपके पेयरिंग में आने चाहिए थे सारे, अगर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, या अनपेयर्ड ही होने चाहिए थे ये वाले इलेक्ट्रॉन सब कॉम्प्लेक्सेस में। लेकिन कुछ लिगेंड्स के केस में ये पेयरिंग में आ रहा है, कुछ लिगेंड के केस में ये अनपेयर्ड रह रहे हैं, तो वो हमारे को स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज डिस्कस करती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, देन नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, निकल CO4 लिया हुआ है, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो यहाँ पे न्यूट्रल है, ज़ीरो है इसके ऊपर चार्ज, तो निकल के ऊपर भी क्योंकि कॉम्प्लेक्स के ऊपर ज़ीरो है तो निकल का भी ज़ीरो आ गई इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, पर अब हमने CO देखा था, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। कैसा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो ये क्या करेगा, जैसे हमारे पास निकल का क्या है 3D8 4s2 है ना, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। तो जब 10 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, तो ये CO क्या करेगा, जब CO इसको निकल को अप्रोच करेगा तो ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में इसके पास 10 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे, लेकिन ये किस में आ जाएंगे, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पेयरिंग में आ जाएंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? पेयर हो जाएंगे विद द D इलेक्ट्रॉन्स। तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये डायमैग्नेटिक बन गया, और हाइब्रिडाइजेशन भी क्या आ गई? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसीलिए ये टेट्राहेड्रल होता है निकल CO जो है ये आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है। देन नेक्स्ट इज ये एग्जाम्पल है आपका जिसमें कि आपने कॉपर सेंट्रल मेटल है और 4 अमीन लिगेंड इसको इसके पास हैं। तो इस केस में भी अगर आप देखें तो कॉपर क्या होता है, एटॉमिक नंबर 29, 3D9 होता है, 3D9 4s2 होता है ना। पर जब ये क्योंकि आपकी एनमलेस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करता है तो 3D10 क्योंकि ये आपका स्टेबल हो जाता है, इसकी स्टेबिलिटी, एंड 4s1 रहेगा। तो 3D10 ये देखिए और 4s1, ठीक है, 1 है इलेक्ट्रॉन इसमें। अब कॉपर की यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स में कितने ऑक्सीडेशन स्टेट है? +2 चार्ज है, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, एक इलेक्ट्रॉन तो आउटर से 4s रिमूव हो गया, एक ये वाला रिमूव हो जाएगा, तो ये अनपेयर्ड यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। अब आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन रह गए यहाँ पे? जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो पहले थे आपके पास 11, तो अब बच गए आपके पास 9 इलेक्ट्रॉन। तो ये 3D9 इन सब में रहेंगे। अब यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है बच्चे, अब यहाँ पे आप बोलते कि भी sp3 हो जाएगी और टेट्राहेड्रल शेप होगी इसकी, यही देखने में आ रहा है ना कि टेट्राहेड्रल शेप होनी चाहिए और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए। लेकिन जब इस कॉम्प्लेक्स की एक्सरे स्टडीज़ की गई, एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी से इसकी स्ट्रक्चर देखी गई, तो वो टेट्राहेड्रल नहीं थी, वो क्या थी? वो स्क्वायर प्लेनर थी। कॉपर और अमीन जो हैं वो स्क्वायर प्लेनर उसमें अरेंज थे इसके अराउंड, कॉपर के अराउंड। ठीक है, एक तो ये स्क्वायर प्लेनर थी और दूसरे क्या था, ये सब्सटेंस जो है वो पैरामैग्नेटिक था। पैरामैग्नेटिक तो चलो आपका sp3 भी होता तब भी पैरामैग्नेटिक ही होना था, बिकॉज 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें है, तो sp3 भी होती तब भी ये पैरामैग्नेटिक होना था। लेकिन इसकी जो स्टडी की गई, जब इसकी स्ट्रक्चर देखी गई, सुनिए इसमें आएगा आपका कॉपर सेंटर में, तो कॉपर के साथ ये स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर में था। तो इसमें तो देखो बच्चे 2 केसेस हो सकते थे कि या तो आपका ये जो DsP2 होता, मतलब ये वाला खाली होता और DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होती तो स्क्वायर प्लेनर होना था। तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन में तो जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है इसने कहाँ जाना था?
इसको कहाँ जाना पड़ना था, या तो पी में जाता ये 4p में, तो ये DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो जानी थी। क्लियर हो गया। लेकिन जब इसको हमने इलेक्ट्रॉनिक स्टडी की गई इसकी, तो 4p में इसका कोई इलेक्ट्रॉन था ही नहीं, है ना। 4p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था, तो फिर अगली पॉसिबिलिटी क्या रह जाती है, सिर्फ यही रह जाती है कि स्क्वायर प्लेनर में d ऑर्बिटल का इन्वॉल्व होना तो मस्ट है, d तो आएगा ही आएगा, तो वो आउटर d ऑर्बिटल यूज़ करेगा। ठीक है, जो ये कॉपर है ये कौन सा d ऑर्बिटल यूज़ करेगा, आउटर। ठीक है, ये पैरामैग्नेटिक हो गया, और यहाँ पे s का 1 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होगा, p के 2, और एक आपका d का 4d का यूज़ हो जाएगा, और हाइब्रिडाइजेशन आपकी sp2d हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे sp2 और ये d। ठीक है, p का एक खाली रह गया ऑर्बिटल। तो इनकी स्ट्रक्चर्स जो हैं वो ये एक्सप्लेन जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ये अपने आप को प्रूफ तो कहीं ना कहीं कर देती है कि ऐसा हुआ होगा ऐसा हुआ होगा, लेकिन ये क्यों होता है इस चीज़ को ये नहीं बता पाती है। तो इसके लिए फिर बहुत सारी थ्योरीज आती हैं आगे जो कि ये डिस्कस करती हैं। ठीक है, और मैग्नेटिक स्टडीज़ से और आपके एक्सरे स्टडीज़ से जो हैं इन कॉम्प्लेक्सेस की स्ट्रक्चर को डिस्कस किया जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है हमारा वो कॉम्प्लेक्स जिसमें कि कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 5 है, मतलब 5 बॉन्ड हैं जिसमें। तो वो वाला एग्जाम्पल सपोज आपने यहाँ पे मैंने लिया हुआ है FeCO5। ठीक है, पेंटा कार्बोनिल आयरन। तो यहाँ पे भी आयरन की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, देखिए आप यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, ज़ीरो है, और CO जो है वो न्यूट्रल है, तो Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी बच्चे, ज़ीरो है, ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो आयरन जो होता है वो आपका 26 होता है, 3d6 4s2, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आउटर। ठीक है, तो आपने ऑर्बिटल यहाँ पे ड्रॉ कर दिए और हुंस रूल के अकॉर्डिंग जो है इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। ठीक है, देन यहाँ पे अब ज़ीरो ही ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये ऐसे ही रहेगा, लेकिन CO जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो ये क्या करेगा, ये आपका इनकी पेयरिंग कर देगा सारे, मतलब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये 8 के 8 इलेक्ट्रॉन आपके D में पेयर होके अपने रूम्स में चले जाएंगे। अब ये वाला जो है D ऑर्बिटल खाली हो गया एक, तो DsP3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, क्योंकि आपको कितने ऑर्बिटल चाहिए खाली, 5 एटॉमिक ऑर्बिटल खाली चाहिए हाइब्रिडाइजेशन के लिए, और जिनमें कि अपने जो CO है लिगेंड वो अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर सके। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन होगी DsP3। अब 5 बॉन्ड कैसे अरेंज करेंगे सेंट्रल मेटल के अराउंड, तो सेंट्रल मेटल है तो आपकी ट्रायगोनल बाईपिरामिडल, दिस इज ट्रायगोनल। ठीक है, यहाँ पे लिगेंड हैं कार्बोनिल और बाईपिरामिडल, एक इस प्लेन के ऊपर है लिगेंड और एक इस प्लेन के नीचे। तो ट्रायगोनल बाईपिरामिडल इज द आपकी ज्योमेट्री आ गई, और यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, देयर इज़ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मीन्स इट इज़ ऑल्सो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। क्लियर हो गया ये। तो ट्रायगोनल बाईपिरामिडल, डायामैग्नेटिक, DsP3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, वो आपने जो है एक एक करके ट्राई करना है और उनको करने की कोशिश करनी है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट जो है स्लाइड हमारी है, ये भी आपके सिलेबस में है, लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसमें आपको किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अजम्पशंस बोल दिए जाएं एंड लिमिटेशंस बोल दी जाएं लिखने को। दूसरा क्वेश्चन आपको एग्जांपल दे दिए जाएं और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेस पे उनकी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाए, है ना। तो लिमिटेशंस आपने लर्न कर लेनी है। तो देयर बहुत ही सिंपल लिमिटेशंस हैं, एक तो 2-3 तो मैंने पीछे कर भी दी। तो फर्स्ट लिमिटेशन है कि ये जो है ये क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन देता है, क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन नहीं देता कि अगर वो मैग्नेटिक है तो कितना मैग्नेटिक है, ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट कितनी है उसकी, है ना, उन चीज़ों को नहीं ये बताता है। तो ये इसकी क्या है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशन है। और ये कॉम्प्लेक्स के कलर को नहीं बता पाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा नहीं बता पाता है,
मैंने पीछे किया था ना कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा से आपको ये पता चलेगा कि 4p में है इलेक्ट्रॉन की नहीं है। तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, उसके कलर को भी नहीं। जबकि जो कलर होता है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से आपका कलर आ सकता है ना। कहीं कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक स्टेज से दूसरे अपर हायर स्टेज पे जाते हैं और जब वापस आते हैं तो वो डिफरेंट कलर की लाइट्स मतलब डिफरेंट वेवलेंथ्स की लाइट को एमिट करते हैं, तो उस वजह से उनका कलर होता है। तो इस चीज़ को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है। इट ऑल्सो फेल्स टू एक्सप्लेन लो एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, कि कौन से लो स्पिन होंगे। लो स्पिन कौन से होते हैं बच्चे, जिनमें लेस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनमें पेयरिंग होती है। जैसे ये 5 है ना, 5 में अगर ये 6 जो हैं वो पेयरिंग में ही है तो ये लो स्पिन हो गया, है ना। तो ये नहीं कर पाता, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं एक्सप्लेन करती। ये पेयरिंग कौन एक्सप्लेन करता है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज करती है। ठीक है, कि पेयरिंग होगी कि नहीं होगी। तो ये लो एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है थ्योरी। और ये थ्योरी जो है नेक्स्ट जो इसकी है लिमिटेशन वो ये है कि स्टेबिलिटी भी नहीं बता पाती है डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस की, कि कौन सा कॉम्प्लेक्स कितना स्टेबल होगा। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास जो हैं 2-3 तरह के लिगेंड होते हैं। मान लो आपके पास एक है निकल और वाटर 4 है मान लो। ठीक है। अब इसकी विसिनिटी में मान लो कार्बन मोनोऑक्साइड 2 कार्बन मोनोऑक्साइड पड़े हुए हैं, तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये ऐसे भी तो बन सकता है, निकल CO ट्वाइस एंड H2O ट्वाइस। ठीक है, ये बन जाए 4 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स और वाटर निकल जाए। तो जहाँ पे रिप्लेस हो जाते हैं लिगेंड, डिस्प्लेस हो जाता है एक लिगेंड दूसरे लिगेंड से, तो हम बोलते हैं कि ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये लेबाइल है। क्या है ये कॉम्प्लेक्स, लेबाइल है। और अगर ये डिस्प्लेस नहीं होते हैं, वाटर ऐसे का ऐसा ही रहता है, कार्बन मोनोऑक्साइड इनको डिस्प्लेस नहीं करता है, तो हम क्या बोलते हैं कि ये वाला कॉम्प्लेक्स कैसा है, इनर्ट है, मतलब ये रिएक्शन नहीं करेगा। तो ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ये इस चीज़ को नहीं एक्सप्लेन कर पाती कि कौन से कॉम्प्लेक्सेस लेबाइल होंगे और कौन से इनर्ट होंगे, है ना। ठीक है, तो लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं और इनर्ट क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। then does not explain the variations of the magnetic moment values with temperature। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट होती है स्टूडेंट्स वो आपकी जैसे म्यू से रिप्रेजेंट होती है, तो जब आप म्यू स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करते हो तो उसके लिए √n+2 होता है फॉर्मूला। ठीक है, वेयर n इज़ द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से आपको उसकी मैग्नेटिक मोमेंट का पता चल जाता है कॉम्प्लेक्स का। लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से तो पता चल जाएगा, लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थोड़ी भी बता पाती है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। वो तो आपका स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा तो पेयरिंग हो जाएगी, तो उन चीज़ों से पता चलता है ना। और दूसरे मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यूज़ जो हैं वो टेम्परेचर के साथ चेंज भी करती हैं, बदल जाती हैं मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यूज़ टेम्परेचर के चेंज होने पे। तो इन वेरिएशंस को भी ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती। देन इट डज़ नॉट प्रेडिक्ट द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। हमने यहाँ पे भी बताया कि रिलेटिव स्टेबिलिटी नहीं बता पाता है ये, और स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी को भी नहीं बता पाता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देन लास्ट जो है वो इट डज़ नॉट टेल कि वाटर और हेलाइड जो हैं कॉमनली फॉर्म हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस और साइनाइड फॉर्म लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। नेचुरली ये भी हमारे को कहाँ से पता चलता है, साइनाइड आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, CO आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, लेकिन वाटर और हेलाइड्स आपके यहाँ आ जाते हैं ना I नेगेटिव, सबसे वीक फील्ड लिगेंड I नेगेटिव है यहाँ पे, और Cl Br फ्लोराइड है ना, इस तरह से। फिर यहाँ पे वाटर आ जाता है बीच में, वाटर OH है ना, पढ़े ना आपने सीरीज़। तो ये वीक फील्ड हैं और यहाँ पे जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड हैं ये लिगेंड्स। तो वाटर और हेलाइड जो हैं वो नेचुरली वाटर और हेलाइड ये यहाँ पे ये वीक फील्ड हैं, तो ये हाई स्पिन होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनमें ज़्यादा होंगे, वीक है ना ये, तो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। और जो आपके साइनाइड हैं या कार्बोनिल है ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस हैं। पर ये थ्योरी इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाती। ठीक है, देन इट डज़ नॉट प्रिडिक्ट वेदर द 4 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल।
ठीक है। तो नेचुरली ये कैसे पता चलता है, हमें उसकी स्ट्रक्चर देख के पता चलेगा कि टेट्राहेड्रल है कि स्क्वायर प्लेनर है, और दूसरा उसका मैग्नेटिक बिहेवियर देख के, कि अगर आपका पैरामैग्नेटिक होगा, मैग्नेटिक बिहेवियर उसका अगर पैरामैग्नेटिक है, पैरा मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने ही होने हैं उसमें, तो यहाँ पे अगर सपोज आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन में पैरामैग्नेटिक अगर सब्सटेंस है तो उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, टेट्राहेड्रल होगा कॉम्प्लेक्स, और अगर वो डायामैग्नेटिक है तो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी और स्क्वायर प्लेनर होगा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये चीज़ें ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का चैप्टर ख़त्म हुआ है। और सेक्शन में, इस सेक्शन में सेक्शन बी में एक तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है और एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स है। तो हम अब नेक्स्ट इसमें डिस्कस करेंगे बाकी चीज़ें। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।